नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास पर या मेडिवल हिस्ट्री पर दोस्तों आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स के आ भी चुके हैं, कुछ स्टूडेंट्स के कल एग्जाम भी है। तो आप सभी दोस्तों के लिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, और कुछ का मतलब कि जितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूरे इतिहास में आवश्यक है ना, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहां प्रोवाइड करने वाला हूं और मात्र 15 प्रश्न मैं आपको दूंगा, जो कि 100% मान लीजिए कि आपके पेपर आपका आउट नहीं होगा। ये मान लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं है ना, वो सारे प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी 2023-2024 के एग्जाम के लिए। सिर्फ 2023 ही नहीं बल्कि 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और बीए सेकेंड ईयर के अलावा अगर आपके किसी भी सिलेबस में, जैसे कि हो सकता है कि थर्ड ईयर में कोई यूनिवर्सिटीज को थर्ड ईयर में भी मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाती है, या कुछ फर्स्ट ईयर में भी कुछ स्टूडेंट इसको पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के अगर सिलेबस में मध्यकालीन इतिहास है तो आप लोगों के लिए भी ये उतने ही उसी प्रकार से उसी समान रूप से उपयोगी होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। मैं प्रारंभ में ही दोस्तों आप लोगों को बता दूं, 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 10 ऐसे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो कि लघु त्रि प्रकृति के होंगे। क्लियर है ना। और साथ में जो इसके आंसर शीट होगी दोस्तों, वो आंसर शीट आपको अपनी पुस्तक से निकालने होंगे। इसके आंसर में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं और उनके आंसर यकीन मानिए बहुत इजी है। कहीं किसी भी पुस्तक से, कोई भी मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक या कोई सीरीज भी आपके पास है तो उसके आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिल पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे आंसर शीट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करके मुझसे आंसर शीट लेने के लिए 4 से 5 दिन वेट करना होगा, है ना। इसीलिए दोस्तों मैं इसको डायरेक्टली आंसर शीट के साथ ही आप लोगों को ये प्रोवाइड करता, लेकिन कारण क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के कल पेपर है, कल एग्जाम है, इस कारण से आंसर शीट इसकी तैयार नहीं हो पाई है। अभी तक तैयार होने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं मुझे, है ना। तो जिनके एग्जाम बाद में है वो मुझसे आंसर शीट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको नहीं मिलते हैं तो। और बाकी जिनके कल एग्जाम है वो स्टूडेंट इसमें जो है अपने इसके आंसर अपनी पुस्तक से, जो भी आपके पास सीरीज जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उससे मैच करके और आप इनकी तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम को गवाए। पहला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत। तो कुल मिलाकर के मध्यकालीन इतिहास के स्रोत आपको बताना है ना, कि मध्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। उन स्रोतों के बारे में आपको पूरे विस्तार से पढ़ के जाना है। और इसी प्रश्न को अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, है ना। तो मध्यकालीन या सल्तनत कालीन दोनों एक ही है, दोनों के स्रोत होंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ में इसके शासक के रूप में उसकी उपलब्धियां क्या रही थी, उन उपलब्धियों को आपको पता होना चाहिए। उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते थे, किस प्रकार से दास से लेकर के वो एक शासक बना था, ये सारी कहानी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी प्रश्न को अथवा में पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां और चरित्र का मूल्यांकन। प्रश्न सेम है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए दोस्तों प्रत्येक पक्ष का आपको जो है पढ़ना आवश्यक है इसके। अगला प्रश्न होगा रजिया सुल्तान को लेकर के, है ना। तो रजिया सुल्तान के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, इसके बारे में आपको बताना है। और रजिया सुल्तान की असफलता क्यों हुई थी, क्या कारण थे असफलता के, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसी प्रश्न को अथवा में रजिया सुल्तान कौन थी, रजिया के पतन के कारण बताइए, ठीक है ना। तो रजिया का सामान्य परिचय और उसके असफलता के कारण, ये आपको यहां पर बताना है। अगला प्रश्न है बलबन, ठीक है। तो बलबन क्या सामान्य जानकारी, साथ ही साथ में उसके कार्य, किस किस प्रकार के उसने कार्य किए, तो उस कार्यों का मूल्यांकन आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 में होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व एवं आदर्श और शासक प्रबंध की विवेचना, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहां पर फर्स्ट प्रश्न में मध्यकालीन इतिहास को जानने के स्रोत थोड़ा सा हटके प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपकी पुस्तक में यही मिलेगा आपको, स्रोत वाला। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है ना। और जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैं 15 प्रश्न आपको बता रहा हूं, 15 ही प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास को लेकर, मिडिवल हिस्ट्री को लेकर के। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें अगर एक दो कंसेप्ट आप एक्स्ट्रा भी अगर पढ़ लेंगे ना तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। याद रखिएगा, कारण बता रहा हूं तो उसकी कार्यों को पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है मोहम्मद तुगलक।
है ना, तुगलक वंश की बात करें तो मोहम्मद तुगलक की शासन व्यवस्था और उसके प्रशासन की जो नीति थी वो नीति क्या थी, उसकी जो फॉरेन जो विदेश नीति होती है ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का विकेंद्रीकरण, दिल्ली सल्तनत का विकेंद्रीकरण हुआ था, तो उस विकेंद्रीकरण की समीक्षा करनी है। इसी प्रश्न को अथवा में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है तैमूर के आक्रमण के कारण और परिणाम, तैमूर के आक्रमण के कारण और परिणाम, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आप कारण पढ़ रहे हैं तैमूर के आक्रमण के और परिणाम भी पढ़ रहे हैं, तो अब यहां पर आपको इतना भी पता होना चाहिए कि ये तैमूर का आक्रमण क्या था, उसके बारे में सामान्य तथ्य सामान्य जानकारी आपको पता होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू लेते हैं तो आपको शायद पता होगा कि प्रत्येक लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, व्याख्या वाला, है ना। पहला पॉइंट क्या होता है, व्याख्या वाला। उस व्याख्या में क्या करते हैं, उस टॉपिक से संबंधित सामान्य जानकारी हम व्याख्या में देख लेते हैं और एज इट इज आपको एग्जाम में भी लिखना होता है, ठीक है ना, व्याख्या के रूप में। तो व्याख्या बहुत जरूरी है, व्याख्या आपको अधिकतम मार्क्स दिलवाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो व्याख्या में क्या लिखेंगे आप, जैसे मान लेते हैं प्रश्न नंबर 8 आपके एग्जाम में आ चुका है कि तैमूर के आक्रमण के कारण और परिणाम आपसे पूछे गए हैं। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, डायरेक्ट आक्रमण के कारणों से स्टार्ट करेंगे कि तैमूर के आक्रमण के विभिन्न कारण थे और कारण लिख दिए, इस प्रकार स्टार्ट करेंगे? तो नहीं दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है आपको। उसके लिए सबसे पहले आपको व्याख्या देनी है। क्लियर है? व्याख्या नाम से एक तथ्य बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, उसमें उससे संबंधित तैमूर के आक्रमण से संबंधित जो सामान्य तथ्य है उसके बारे में जानकारी देनी है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पॉइंट में आप कारण लिखेंगे, तीसरे नंबर पॉइंट में आप परिणाम लिखेंगे। आई होप क्लियर होगा आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है बाबर के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन। बाबर के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन, अथवा में इसको पूछा जा सकता है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर की भूमिका क्या थी, भूमिका बतानी है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा इसका मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण है दोस्तों ये, सुदृढ़ीकरण और विस्तार, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिएगा इसको। मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए अकबर द्वारा किए गए जो अभियान थे उनको समझाना है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर के कौन कौन से अभियान थे उसके बारे में आपको बताना है। अब ये बताइए, इजीली आपको पुस्तकों में इसके आंसर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है मराठों के उत्थान के प्रमुख कारण, है ना। मराठों के उत्थान के प्रमुख कारण, मराठा काल में पहुंच चुके अब तक, क्लियर है। इसको अथवा में पूछा जा सकता है कि 17वीं शताब्दी में मराठों के उत्कर्ष की परिस्थितियां, अब देखिए ना यार, परिस्थितियां पूछे या कारण पूछे, उनके उत्थान के कारण पूछे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आन पड़ी थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर मूव कर रहा था और मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, है ना। तो चाहे वो परिस्थितियां बोले या फिर कारण बोले, कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्रश्न की समझ आपको है तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहने वाली है, इजीली आप उसका आंसर करके आने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए इनकी प्रारंभिक विजयों के बारे में, या प्रारंभिक कहें या संपूर्ण जो उनकी विजय रही है, जो विजय अभियान रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है ना। अब यह प्रारंभिक विजय की बात कर ली, प्रश्न में भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पढ़ना आपको पूरा विस्तार से। शिवाजी का जीवन चरित्र पढ़ना है, उसके बाद में उनकी जो विजय रही है उन सभी के बारे में, जितने भी उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं उस सब के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। क्लियर है? शिवाजी की उपलब्धियों का वर्णन, देखिए बहुत छोटे प्रश्न में लेकिन बहुत बड़ी बात पूछ ली गई है, शिवाजी की उपलब्धियों का वर्णन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए, क्या कारण रहे थे कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर मूव करा। इसके अलावा वह कौन से तथ्य थे जिनके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। प्रश्न नंबर 14 है भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, भक्ति आंदोलन से क्या समझते हैं, इसका भारत में प्रारंभ कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत में कैसे हो। यहां पर देखिए अलग अलग बातें पूछी गई है, भक्ति आंदोलन के बारे में पहले आपको बताना है, इसके बाद में इसका प्रारंभ कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ। तो इस प्रारंभ के पीछे कुछ परिस्थितियां थी, कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार थी भक्ति आंदोलन के प्रारंभ करने के पीछे, तो उन परिस्थितियों का भी आपको यहां वर्णन करना है। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख जो नेता रहे हैं उन नेताओं के बारे में बताना है, साथ में इसकी विशेषता। तो आपसे 4 चीज एक ही प्रश्न में पूछी गई है दोस्तों। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, जिस प्रश्न में जितनी ज्यादा बातें पूछी जाए वो प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, मतलब आपके हित में आ जाता है, वो प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आपके हित में आ जाता है। क्योंकि हो सकता है कि भक्ति आंदोलन के बारे में आपको ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन इतनी जानकारी तो आपको होगी अगर पढ़ के जाएंगे, तो जिसमें 10-15 लाइन लिख सकें आप, है ना। उसके बाद में
प्रारंभ होने की इसके पीछे की परिस्थितियां क्या थी, क्यों प्रारंभ हुआ ये, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लिख पाएंगे। इसके बाद में इसके कुछ प्रमुख नेताओं का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद उसकी विशेषताओं को लिख पाएंगे। 4 पॉइंट है, आपसे प्रश्न आराम से बहुत शानदार तरीके, चाहे वो कितने भी मार्क्स में पूछ ले अब आपसे, पीछे वाले नहीं है आप लोग। आइए ईस्वी को अथवा में पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, इस आंदोलन के कुछ प्रमुख सुधारकों का भी वर्णन कीजिए। अब अथवा वाले प्रश्न को और आसान कर दिया इन्होंने, क्या कहा, भक्ति आंदोलन के बारे में सामान्य तत्व, पूरी खिचड़ी पकानी है, जैसे हम व्याख्या बोलते हैं ना, व्याख्या लिखेंगे, उस व्याख्या में ही आपको सब कुछ लिख देना है। इसके बाद में दूसरे नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे सुधारकों के नाम, सुधार के मतलब कौन, इसके नेता। क्लियर हुआ। आइए अगला है नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न दोस्तों, इस दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में मुगलों की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो क्या थी, इसके गुण और दोष दोनों का आपको वर्णन करना है। मनसबदारी व्यवस्था है ना, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसको समझाइए, साथ ही साथ इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से ये 15 प्रश्न वो हैं आपके जो आपके एग्जाम के लिए माने या ना माने महत्वपूर्ण है तो है, और एग्जाम में 100% दोस्तों ये बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये पूरे टॉपिकों के निचोड़ है, पूरा टॉपिकों का निचोड़ है। हाँ, थोड़ा सा मैं मान के चलता हूं कि समय के अभाव में मैंने इस मॉडल पेपर को तैयार किया है, इस कारण से कुछ कमियां इसमें छूटी हुई है, लेकिन हाँ वो रीजन क्या है कि आपके पेपर कल या परसों में ही होने वाले हैं, तो इतना समय आपके पास भी नहीं था और मेरे पास भी नहीं था, इस कारण से समय के अभाव में इसको तैयार करने के कारण कुछ कमियां इसके अंदर छूटी है। अन्यथा अगर मेरे पास कुछ समय होता और आप लोगों का एग्जाम थोड़ा सा लेट होता तो शायद इस पेपर में और भी कुछ नया कर पाते, और इसकी आंसर शीट साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ आंसर भी हम डिस्कस करते हुए चलते। लेकिन ठीक है दोस्तों, समय पे जो मिले वो बेहतर होता है ना, समय पे जो भी मिल जाए ना वही हमारे लिए बेहतर होता है। आइए इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला पार्ट है लघु उत्तरी प्रकृति का, जो आपसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं प्रश्न। ऐसे 10 प्रश्नों पर हम यहाँ बात करेंगे। इल्तुतमिश की धार्मिक व्यवस्था क्या थी, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत मंगोल आक्रमण के परिणाम क्या हुए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 है फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी, इसके बारे में बताना है। चौथा प्रश्न है खानवा और घाघरा का युद्ध, खानवा और घाघरा का युद्ध, इसके बारे में सामान्य जानकारी आप लोग रख लेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध, अब देखिए यह प्रश्न में आया पानीपत का दूसरा युद्ध का वर्णन करना है, तो यार आप पहला भी पढ़ लीजिए, तीसरा भी पढ़ लीजिए। पानीपत को लेकर जितने भी युद्ध हुए उनके बारे में खाली पढ़ना ही तो है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 6 है पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि के बारे में जब आप पढ़ने जा रहे हो तो ये किस युद्ध के बाद हुई थी, क्योंकि संधि हमेशा युद्ध का परिणाम होती है संधि, है ना। तो युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था, किस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ये पुरंदर की संधि हुई थी, उसको पढ़ लीजिए, है ना। टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। औरंगजेब और राणा जयसिंह के बीच में जो संधियां हुई उनके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 8 है जजिया कर क्या होता है, इसके बारे में समझाना है। प्रश्न नंबर 9 है मुगल कालीन स्त्री शिक्षा पर प्रकाश डालिए, मुगल काल में स्त्रियों की क्या दशा थी। हालांकि मुगल काल बेसिकली दोस्तों अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए ना, प्रैक्टिकली ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, और क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है अभी तक मुगल काल के बारे में, उसके और भी कुछ विद्वान है जिनका उनके विचारों को जानने के बाद में ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति जितनी गिरी थी, जितनी स्थिति दयनीय भारत में मुगल काल में हुई थी, उतनी शायद ना कभी प्राचीन समय में हुई और ना ही आधुनिक समय में। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति स्त्रियों की मुगल काल में ही थी, क्योंकि जितनी भी कुप्रथाएं हुए वो सब मुगल कालीन की देन थी, सब मुगल काल की देन थी। याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा, हालांकि कुछ जो है इसमें कुछ विकास हुए, कुछ शासक ऐसे आए, कुछ सुल्तान ऐसे आए मुगल काल में भी जिन्होंने स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति उसको सुधारने पर कई प्रयास किए हैं। हालांकि इन सब पर डिस्कस करने वाला सेशन नहीं है आज का, सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करना था, सो मैं कर चुका हूं। लास्ट प्रश्न है आपके सामने, मुगल कालीन स्थापत्य कला की विवेचना करनी है। मुगल काल में किस प्रकार की स्थापत्य कला थी, तीनों प्रकार की जो स्थापत्य कला थी वो सबको आपको समझाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये 10 प्रश्न है आपके लघु उत्तरी प्रकृति के, है ना, और 15 प्रश्न मैंने आपको बताए दीर्घ प्रकृति के। मैं इतना दावे के साथ आपको बोल सकता हूं, अगर आपने ये 25 प्रश्न पूरी ईमानदारी के साथ, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर पूरी ईमानदारी के साथ आपने अगर इन 25 प्रश्नों को जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से अगर आपने इनको तैयार किया, तो मैं दावा करता हूं दोस्तों, टॉप करने से भी आपको इसके अंदर कोई नहीं रोक सकता। ये मत समझिए कि मॉडल पेपर है तो ये सिर्फ पास होने का एक ब्रह्मास्त्र है या तरीका है कि इसके माध्यम से सिर्फ आप पास हो जाओगे, पास नहीं। अगर आप टॉपर भी रहे हैं ना दोस्तों, तो आप इन 25 प्रश्नों की अगर पूरी ईमानदारी से बेहतर तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं,
तो समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं आएगा पेपर में जो कि आप ना कर पाए। ठीक है ना। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जो भी होगा देखते हैं क्या लेकर आना है आगे, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत देखते हैं या मॉडल पेपर के अंतर्गत। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही है दोस्तों वो निरंतर चल रही है। बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों ही ईयर की क्लासेस व्यवस्थित रूप से चल रही है। मैक्सिमम सब्जेक्ट हम कवर कर भी चुके हैं। सारी क्लासेस हमारी, कई बच्चों ने पूछा भी था कि सर आपकी क्लासेस पेड क्लासेस भी होती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर होती है, हम बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई हमारी अभी तक कोई पेड क्लासेस नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं है जहां पर हमारी क्लासेस चलती हो। हमारी क्लासेस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही चलती है, जो कि पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है। और निःशुल्क क्लासेस, सभी क्लासेस जितने भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे कोई लिटरेचर ही कोई ना हो, सभी के फाउंडेशन, ये सब कुछ हम पूरे निःशुल्क रूप से ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। और इस सब के अलावा एक अन्य प्लेटफॉर्म भी है, प्रज्ञान हिंदी। हालांकि इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सारे सब्जेक्ट वहां पर भी बहुत जल्दी कंटिन्यू होने वाले हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर सेशन में दोस्तों, या फिर क्लासेस में मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।